हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल pb.education वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपके सामने डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको और आपके परिवार को नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो को ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए प्रारंभ करता हूं। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। मौर्य साम्राज्य का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का वर्णन कीजिए। तो मौर्य वंश का संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व में मौर्यों अर्थात मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो दोस्तों, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। कहाँ हुआ था दोस्तों? मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो दोस्तों, अगला तथ्य है हमारा, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था, जिसकी पहचान करने के लिए विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। जिसकी पहचान दोस्तों विलियम जोन्स ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य से की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत ही प्रतापी शासक था ये। और दूसरा तथ्य है दोस्तों हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, यह एक राजा की गद्दी होती है, जिसके माध्यम से राजा उस गद्दी पर आसीत होकर अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करता है। तो दोस्तों, इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। 322 ईसा पूर्व में जो है ये गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था जैन धर्म का अनुयायी था दोस्तों, अर्थात अनुयायी मतलब होता है जैन धर्म को मानने वाला था। तो चलते हैं दोस्तों अगले तथ्य पर। 305 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को युद्ध के दौरान हरा दिया था, पराजित कर दिया था दोस्तों। तो ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सन दिया गया है 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित कर दिया था। चलते हैं दोस्तों दूसरे तथ्य पे। मेगस्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो दोस्तों, ये मेगस्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो मैं मेगस्थनीज के बारे में बता दूं आपको। मेगस्थनीज ने जो है एक पुस्तक की रचना की थी, जिसका नाम दोस्तों इंडिका था। क्या था? इंडिका था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उसमें लिखित बताया गया था कि ये बहुत ही प्रतापी शासक था। तो दोस्तों, मैं अगले तथ्य पर चलता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान जो है दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, उपवास, नवरात्र का समय चल रहा है दोस्तों, जैसे हम लोग उपवास रखते हैं, वैसे उपवास के दौरान कुछ न मिलने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इसके बाद इसका जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर आसीन हुआ दोस्तों। तो बिंदुसार को दोस्तों अमित्रघात के नाम से जो है जाना जाता था, अर्थात शत्रु विनाशक, शत्रुओं को नाश करने वाला जो है अमित्रघात कहलाया दोस्तों, जो कि बिंदुसार था। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। हाँ, तो दोस्तों इसमें 30 वर्ड से ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बताया हूँ कि लघु उत्तरी में 30 से 50 वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको उसी हिसाब से PDF फाइल बनाई है। तो दोस्तों, हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो मौर्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी दोस्तों, वो 4 भागों में विभाजित की गई थी। केंद्रीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन व्यवस्था, नगर शासन व्यवस्था और ग्राम शासन व्यवस्था।
तो केंद्रीय शासन में पहले नंबर में दोस्तों, केंद्रीय शासन में राजा शासन प्रणाली का राजतंत्रात्मक थी। मतलब जो राजा था वो अपने हिसाब से सारे कार्यों को करता था, वो समस्त शक्तियों का स्रोत होता था। प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायाधीश और प्रधान दंडाधिकारी वो स्वयं होता था दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, ये लाइन में अंडरलाइन कर देता हूं। तो दोस्तों दूसरे पर मैं आता हूं, प्रांतीय शासन व्यवस्था। प्रांतीय शासन व्यवस्था दोस्तों 4 भागों में विभाजित की गई थी। पूर्वी प्रांत, पश्चिमी प्रांत, उत्तर और पश्चिमी प्रांत और दक्षिणी प्रांत दोस्तों, यही चारों व्यवस्थाएं थी जो कि प्रांतीय शासन में अलग अलग विभाजित की गई थी। तो दोस्तों हम अगले तथ्य पे चलते हैं, नगर शासन व्यवस्था। नगर शासन व्यवस्था में क्या होता था, नगर का प्रधान नगराध्यक्ष कहलाता था, अर्थात जो उसका मेन मुखिया होता था उसे नगराध्यक्ष कहा जाता था। तो दोस्तों मैं अगले तथ्य पे चलता हूँ, ग्राम शासन व्यवस्था। ग्राम शासन व्यवस्था में क्या होता था दोस्तों, ग्राम शासन व्यवस्था में ग्राम जो है दोस्तों शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, जो कि ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता था। जैसे दोस्तों अपने गांव में एक मुखिया होता है जिसे प्रधान कहा जाता है, वो 5 गांव का मालिक होता है, अर्थात 5 गांव की शासन व्यवस्था को अपने हिसाब से मैनेज करता है। ठीक दोस्तों, तो इसका मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामीण कहलाता था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, हमारे देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है। हमारे देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, संविधान एक नियमों और सिद्धांतों का समूह होता है जिसके अनुसार सभी देश का शासन चलाया जाता है। मतलब जिस देश का संविधान होगा उसी हिसाब से उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। तो दोस्तों मैं अपने संविधान के बारे में बता दूं, अपने संविधान को माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, जो कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में उसको तैयार करना, अर्थात समय उसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा तैयार करने में। तो दोस्तों मैं बता दूं, प्रत्येक देश का संविधान अलग अलग होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। संविधान नियमों तथा सिद्धांतों का समूह होता है जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। ठीक दोस्तों, किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश के लिए संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दस्तावेज मतलब दोस्तों जिसमें कुछ लिखित होता है, अर्थात दिशा निर्देश, नियमों का उल्लेख किया जाता है दोस्तों, वही जो है दस्तावेज कहलाता है। क्या कहलाता है, दस्तावेज। तो मैं दोस्तों अगले प्रश्न पे चलता हूँ। हमारा प्रश्न संख्या 4 है, सभी बौद्ध सभाओं का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको बारी बारी से एक एक बौद्ध सभा के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले हमने बताया है सभा प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तो दोस्तों मैं चलता हूँ दूसरे तथ्य पे, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। द्वितीय बौद्ध संगीत दोस्तों 383 ईसा पूर्व में वैशाली, जो कि एक स्थान था, राजधानी थी, और उस समय काला अशोक का शासनकाल था। तो दोस्तों मैं चलता हूँ तृतीय बौद्ध संगीत पर। तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो दोस्तों मैं इन तथ्यों को भी अंडरलाइन कर देता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीएलएड में अक्सर पूछे जाते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीत या द्वितीय बौद्ध संगीत या तृतीय बौद्ध संगीत कब और किसके शासन में काल में और किस स्थान पर हुई थी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा पूछे भी जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आता हूँ चतुर्थ बौद्ध संगीत पे। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में अशोक के
कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो चलते हैं दोस्तों मैं अपने अंतिम प्रश्न पर, जिसमें आपको गुप्त वंश में जो राजा हुए हैं और गुप्त वंश के बारे में आपको वर्णन करके बताता हूँ थोड़ा सा। तो हमारा प्रश्न है दोस्तों, गुप्त वंश का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, 3री शताब्दी में जो है प्रयाग के निकट कौशाम्बी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। कहाँ दोस्तों? प्रयाग में, प्रयाग के निकट जो है कौशाम्बी में इस साम्राज्य का उदय हुआ था। कौन सी शताब्दी में दोस्तों? 3री शताब्दी में, जिसका संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। किसको दोस्तों? श्रीगुप्त को। इन्होंने जो है, श्रीगुप्त ने 240 से 280 ईसा तक जो है शासन किया। कितने दोस्तों? ये जो सन दिया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। तो मैं आपको अगला तथ्य बताता हूँ। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच, जो कि 280 ईसा पूर्व से 320 ईसा तक जो है शासन किया। ये दोस्तों इसका उत्तराधिकारी मतलब होता है सबसे बड़ा पुत्र जो होता है दोस्तों, वही उत्तराधिकारी माना जाता है उस शासनकाल में। तो दोस्तों इसका पुत्र था घटोत्कच, जो कि 280 से 320 ईसा तक शासन किया। तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है दोस्तों। हमारा अगला तथ्य है, और ये भी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसका दोस्तों? गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, 320 ईसा पूर्व में या ईस्वी में दोस्तों यह जो है गद्दी पर बैठा। जब ये गद्दी पर बैठा दोस्तों, तो मैं बता दूं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ये महान सम्राट था, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 320 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त प्रथम, सॉरी सर दोस्तों गलती हो गई, मैं बता दूं आपको, चंद्रगुप्त प्रथम जो है 320 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, जो कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह कर लिया। ठीक दोस्तों, विवाह कर लिया। और आपको बता दूं, ये लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी थी। इसे जो है दोस्तों महाधिराजा की भी उपाधि धारण की। इसने महाधिराजा की भी उपाधि धारण की। आपको मैं बता दूं, गुप्त वंश 319 से 320 ईसा तक माना जाता है, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त प्रथम का जो है उत्तराधिकारी अर्थात बड़ा बेटा वह समुद्रगुप्त हुआ, जो कि 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे दोस्तों मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि इसे चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था समुद्रगुप्त, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब दोस्तों इसको भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता था? क्योंकि यह सभी विषयों अर्थात किसी भी कार्य को करने में कुशल था, दक्ष था दोस्तों, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन माना जाता था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि दोस्तों हरिसेन था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता हुआ। दोस्तों इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो भी बिल्कुल सटीक थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी आपके लिए। और आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में जो भी त्रुटि हो आप उसको क्षमा कीजिएगा। आप मेरे चैनल pv.education वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।